हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस क्या होती हैं, किसे कहते हैं, क्या क्राइटेरिया है, ऐसे तरीके से बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि वो भी जान जाएगा जिसने आज तक लॉ नहीं पढ़ा है। ठीक है, सबके हितकारी है। अब सुनो प्रिविलेजेस क्या है, कहां से कहां तक जाती है। जल्दी खोलो एविडेंस एक्ट और उसमें जाओ प्रिविलेजेस में, सेक्शन 121 टू 131। दो प्रकार की प्रिविलेजेस हमें दे रखी होती है। पहली प्रिविलेज कौन सी है? पहली प्रिविलेज है नॉन कम्युनिकेशन प्रिविलेजेस। सेकंड कौन सी है? नॉन प्रोडक्शन प्रिविलेजेस। सबसे पहले वाली है नॉन कम्युनिकेशन प्रिविलेज। इसके अंदर क्या है कि किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिविलेज दे रखी है कि इनको कोर्ट में साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसमें दे रखा है? सेक्शन 121 टू 129, 121 से लेके 129 तक दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे पे आ जाओ, नॉन प्रोडक्शन प्रिविलेजेस। नॉन प्रोडक्शन प्रिविलेज का मतलब क्या है? यहां पर पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के संबंध में छूट दे रखी है। तो 130 से 131 के अंदर है। अब इसमें आते हैं, हम सेक्शन वाइज जाते हैं। तो 121 पे सबसे पहले 121 में क्या कर रखा है? प्रिविलेज दे रखी है। किसको? जज साहब को। किस बात में? आंसर विद रिस्पेक्ट टू आउन कंडक्ट इन कोर्ट एज जज और मजिस्ट्रेट, कि आपको जवाबदेही नहीं देनी है कि आपने क्या कंडक्ट लिया है कोर्ट के अंदर उस एक्यूज्ड को जांचते समय। जैसे एक्यूज्ड कटघरे में खड़ा है या फिर एक्यूज्ड आया है, तो आप वो केस चल रहा है, तो आपने उसके प्रति क्या बरती? लीनियंसी बरती या फिर स्ट्रिक्टनेस बरती? तो जो भी आपने, चाहे लीनियंट रहे हो चाहे आप स्ट्रिक्ट रहे हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या? एनीथिंग केम इन हिज नॉलेज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इन कोर्ट। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी नॉलेज में आई हो प्रोसीडिंग चलते हुए, वो भी आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? अगर आपको आपका सुपीरियर कोर्ट बुलाता है तो आपको जाना पड़ेगा। दूसरा, या फिर कोई ऐसा मैटर हो जो क्या हुआ हो, उस चीज से अलग हुआ हो, हटके। इंसिडेंट जो चल रहा है, जो केस चल रहा है, उससे अलग हटके हो। जैसे कि मान लो कि जोली एलएलबी आई थी। जोली एलएलबी के अंदर क्या हुआ था? जो वकील साहब थे उन्होंने तमतमाता हुआ एक रैप्टा मार दिया था दूसरे के। ठीक है, किसने मारा था? अक्षय कुमार ने मारा था। अब जो जज थे त्रिपाठी साहब, अगर त्रिपाठी साहब को उनका सुपीरियर कोर्ट बुलाता तो उन्हें जाना पड़ता और जाके बताना पड़ता कि हाँ साहब, मैंने देखा था, ऐसा ऐसा हुआ था। अब सेकंड आ जाओ फिर 122 में। 122 में क्या है कि ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दी पर्सन एंड हिज और हर वाइफ और हस्बैंड, कि शादी के दौरान जो भी चीजें आपकी पत्नी के बीच में और आपके बीच में कम्युनिकेट होती हैं, वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कहां पे? कोर्ट में। शादी के दौरान मतलब क्या? फेरों के दौरान, निकाह के दौरान? ना भैया, वो चीजें जो आपकी मैरिड लाइफ के दौरान चल रही हैं, वो आपको किसी को बताने के लिए बाध्य नहीं हो आप। मैरिड लाइफ मतलब फेरों के बाद की जो मैरिड लाइफ होती है ना, जिंदगी होती है शादीशुदा, उसकी जो चीजें हैं वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या? नॉर परमिटेड टू डिस्क्लोज। परमिट नहीं हो डिस्क्लोज करने के लिए। अगर ऐसा कर दिया, आप गए कोर्ट में गवाही दे दी, तो क्या होगा? गवाही रिलीवेंट होगी ना? कोर्ट मना कर देगा, नहीं भैया, एडमिसिबल ही नहीं है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? विथ कंसेंट ऑफ मेकर, जो कर रहा है वो खुद ही कह दे कि ठीक है भाई, बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या? कि ऐसी कोई सूट और प्रोसीडिंग, कौन सी सूट और प्रोसीडिंग जो मैरिटल अफेयर्स की हो, जैसे कि हमारा दे रखा है 498A 498 वाली, उसके अंदर कहा जाती है 122 हट जाती है ना। लेडीज आके सब बताती थी, साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, सताता मेरे को, तो उसके अंदर प्रिविलेजेस खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या है? अगर तीसरा, वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, आपकी बातें कोई तीसरा पर्सन सुन ले और आके कोर्ट में बता दे कि मैंने ऐसा सुना है, तो वहां पे भी प्रिविलेज खत्म। फिर 123 में आ जाओ। 123 में क्या है कि जो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है उनके संबंध में बात कर रखी है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट अफेयर्स। अगर कोई भी अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है जो स्टेट अफेयर से हो या सेंट्रल अफेयर से हो, तो उसमें क्या कि जब अनपब्लिश्ड है तो वो भी तो एज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट डील करेगा। तो आप उसको जब तक पब्लिश नहीं होता आप उसको बाहर नहीं ला सकते, और अगर आपको लाना है तो उसकी एचओडी की परमिशन से लाना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, with the permission of head of department who has absolute discretion in this regard। मतलब अगर एचओडी ने परमिशन दे दी उस डिपार्टमेंट की, हाँ भाई ऐसा कर सकते हो, तब तो क्या है, आप करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। इसमें 123 में। फिर 124 में आते हैं, कम्युनिकेशन टू पब्लिक ऑफिसर इन पब्लिक कॉन्फिडेंस। 124 में कम्युनिकेशन टू पब्लिक ऑफिसर
124 में क्या रहेगा, कम्युनिकेशन टू पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में इफ पब्लिक ऑफिसर कंसाइडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर। इसको ऐसे मान के चलो कि एक कलेक्टर साहब और एक एसडीएम साहब है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई बात हुई। बात होने पे क्या होता है कि एसडीएम साहब को आप ये नहीं कह सकते कि साहब आपको आगे कोर्ट में बताना पड़ेगा कि कलेक्टर साहब ने आपको क्या आदेश दिया है, ये आपके बीच में क्या कॉन्फिडेंशियल बातें हुई हैं, नहीं बता सकते। अगर वो आ भी गए कोर्ट के अंदर तो वो बाध्य, अगर उन्हें बाध्य करते हो बताने के लिए, अगर वो बता देते तो वो क्या कर देंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला ऑफेंस कर देंगे, नहीं बताते तो वैसे ऑफेंस कर देंगे, तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते। दूसरा, इसको ऐसे समझ सकते हो कि अभी जो टाइम चल रहा है, कोविड पीरियड चल रहा है, कोविड पीरियड में अगर किसी सीएमएचओ ने किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को कहा कि साहब हमारे इसमें एरिया में डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ, इतनी मौतें हुई है, अब अगर वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो रिपोर्ट आगे देते हैं फर्दर डिपार्टमेंटल को, डिपार्टमेंट अगर वो बात एक्चुअल नहीं बताता है तो क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि पब्लिक क्या हो जाएगी, पैनिक में आ जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट में उसने बात छुपा ली, इसमें प्रिविलेज दे रखी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि केवल यहीं तक प्रिविलेज है, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ऐसा कोई भी मैटर जो कि स्टेट अफेयर से रिलेटेड ना हो, अगर कोई भी मैटर स्टेट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, स्टेट सीक्रेट से रिलेटेड नहीं है, सोवर्जिनिटी से रिलेटेड नहीं है, तो क्या पीपल हैव राइट टू नो अबाउट दैट, मतलब जनता जान सकती है उसको कि क्या चीज है। 125 में क्या है, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस प्रिविलेज टू। 125 क्या कहता है, देखो बताता हूं मैं। 125 ये रहा कि आपको ऑफेंस की जानकारी कहां से मिली बताना आपको आवश्यकता नहीं है। किस किस को दे रखी है छूट की, भाई ऑफेंस की जानकारी कहां से मिली ये बताना नेसेसरी नहीं है। एक तो मजिस्ट्रेट साहब को दे रखी है, एक रेवेन्यू ऑफिसर को दे रखी है और एक पुलिस अधिकारी को दे रखी है। लेकिन ये जो चीजें हैं क्या सिविल मैटर में लागू होती है, नहीं, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर में लागू होंगी, क्योंकि सिविल में तो वैसे वो बाहर आपको दस्ता मिल जाएगा, दिस वर्सेस दिस ये वो, लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है, क्रिमिनल में बात अलग होती है। तो उसमें क्या होता है कि वहां सवाल अर्ज होता है कि आपने ये कैसे जाना, कैसे पता लगा आपको, ठीक है, कि आपको कैसे पता लगा, कहां से आपको ये जानकारी मिली, किसने बताया आपको, तो आप बाध्य नहीं हो कि उसको बताओ आप कि मेरे को यहां से जानकारी मिली, ये मेरा सोर्स था। जैसे रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर को किसी ने बता दिया ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, वो गया, तो वो बाध्य नहीं है आगे बताने के लिए कि मेरे को इस सोर्स ने जानकारी दी है। अब सीधा आ जाओ 126 पे। 126 में प्रोफेशनल पर्सन वाला है। प्रोफेशनल पर्सन में क्या होता है कि जैसे जो एडवोकेट है, एडवोकेट क्या करेगा, एडवोकेट की जो अपनी उसकी क्लाइंट के साथ में जो भी डिस्कशन हुई है ना, उसको बताने के लिए बाध्य नहीं, किसी के सामने डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं है वो वाला। लेकिन ऐसा है कि अगर क्लाइंट, एक्सेप्शन क्या, क्लाइंट खुद कंसेंट कर दे या डीम्ड कंसेंट कर दे, या फिर ऐसा कोई इलीगल एक्ट हुआ, इलीगल काम के लिए कोई चीज हुई हो, तो उसमें क्या है, उसमें प्रिविलेज नहीं मिलेगी, उसमें एडवोकेट साहब को बताना ही पड़ेगा। ऑन कंसेंट मतलब क्लाइंट खुद कहते हैं ठीक है साहब बता दो। डीम्ड वाले में क्या है कि वो आया कोर्ट में आके कह दिया कि हाँ जी साहब वकील साहब से पूछ लो, वकील साहब को पता है। अब वकील साहब बोलेंगे ठीक है भाई बता देता हूं, तू कह रहा तो सजा हो तो हो तेरे को। दूसरे क्या, फ्रॉड और क्राइम। फ्रॉड और क्राइम में मतलब क्या कि वकील साहब ने केस लिया, केस लेने के बाद में पता लगता है कि इसमें तो माजरा कुछ हो रही है, तो उस केस में भी वो प्रिविलेज में नहीं आएंगे, एक्सेप्शन है ये। फिर 126 से मिलता जुलता 129 है, ठीक है। अब इसमें 127 पे आ जाओ। 127 में क्या कहता है, 127 कहता है कि जो चीजें 126 पे अप्लाई हो रही है वो 127 पे हो रही है। मतलब आपका अगर कोई क्लर्क आपके साथ बैठा है और कोई बंदा जो टाइपिस्ट वगैरह आपके साथ बैठा है, अगर उसने जो बात सुनी है, भाई बात कर रहे तो सुन ली उसने, अब उसने बात सुन ली तो वो किसी को नहीं बताएगा, इसकी भी सीक्रेसी है। फिर 128 में क्या कि 128 क्या कहता है कि क्लाइंट ने भले ही कोर्ट में कन्फेस कर लिया कि साहब मैंने किया, लेकिन वकील साहब को पूरी पूरी छूट प्रदान नहीं होती कि वो कह दें आके कि हाँ भाई इसने वेवर कर दिया तो मैं भी बता देता हूं, वैसा नहीं होगा। फिर आ जाओ, फिर 129 में क्या है, क्लाइंट्स के ऊपर आता है। क्लाइंट भी बाउंड है। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट बाउंड है, अपनी मर्जी से उन चीजों को नहीं बता सकता, अपनी मर्जी से उन चीजों को नहीं बता सकता कोई भी कम्युनिकेशन, क्योंकि 129 में उसको प्रिविलेज मिल रखी है। 129 में किसकी है प्रिविलेज, क्लाइंट की, कि क्लाइंट भी बाउंड है। क्लाइंट भी बाउंड है, अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं बता सकता। उसके बाद में 127 मैंने बता दिया, 127 में मतलब 126 पे जो अप्लाई हो रही है वही किस पे हो रही है, 127 पे कैसे अप्लाई हो रही है कि जो टाइपिस्ट बैठा है, जो और कोई बंदा बैठा है आपका कामगार जो आपके साथ बैठा हुआ है, ठीक है, क्लर्क है, उसने भी जो बात सुन रखी है ना आपकी, उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी के सामने, ये बाउंड है वो। फिर 128 का मैंने बता दिया कि क्लाइंट ने अगर भले ही कोर्ट में कन्फेस कर लिया हो, लेकिन आप
आपको अभी भी छूट प्रदान नहीं हुई है कि आप सारी चीजें बता दो। 130 और 131 आते हैं। 130 में नॉन प्रोडक्शन प्रिविलेज, मतलब अगर कोई बंदा अदर देन पार्टी है, विटनेस नहीं है उसमें, अदर देन पार्टी है, तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि भैया तू डीड्स लेके आ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है कि अगर वो बंदा खुद कंसेंट दे देता है तो ला सकता है। लेकिन अगर इसमें क्या होता है कि अगर वो बंदा लेके आ जाता है और पार्टी इंस्पेक्ट कर लेती है तो क्या होता है, अगर पार्टी इंस्पेक्ट कर लेती है और वो कहता है एडमिट करने के लिए, तो एडमिट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब जैसे मान लो 131, अब 130 हो गया अपना, 130 हो गया। 131 क्या बताता है? 131 बताता है कि आपने अपना कोई सामान ऐसे बंदे के पास रख रखा है जो ना तो क्या है, प्लेजी नहीं है, मॉर्गेजी नहीं है। जैसे कि बैंक में आपने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रख रखे हैं। अब पेपर्स रख रखे तो क्या होते हैं, ओरिजिनल पेपर है। अब कोर्ट कहता है कि कोर्ट में पेश करो। अब क्या होता है कि ऐसा अगर पेश किया जाए तो उस पर्सन को क्या होता है, वो पर्सन क्रिमिनेट हो सकता है। तो क्या होगा, वो पेश करेगा? नहीं करेगा। अगर उसने मना कर दिया तो पेश नहीं करेगा वो। अब 130 की जो प्रिविलेज है जो 131 पर अप्लाई हो रही है, अदर देन पर्सन भी जहां पर ऐसी बात लागू हो सके मेंशन की गई है। जैसे कि 131 में एग्री इन राइटिंग, अगर वो क्या है, बंदा खुद एग्री हो जाए राइटिंग में कि हाँ भाई आप ऐसा कर सकते हो, मैं ला दूंगा, फिर ये हमारा यहाँ पे चीजें हमारी क्लियर होगी पूरी कंसेप्ट। तो अब देख लो, विटनेस कभी भी सम्मन के बिना, पहले एक चीज जान लो, विटनेस कभी भी सम्मन के बिना नहीं आएगा। सम्मन भेजोगा तभी आएगा, अदरवाइज वो एंटरटेन नहीं करेगा। फिर क्या, अगर जैसे मान लो कि क्या होता है कि ये पार्टी अप्लाई करवाती है, कौन अप्लाई करती है? पार्टी अप्लाई करवाती है सम्मन, उसे लगे कि डॉक्यूमेंट पेश करने से, अब क्या 130 है, 130 कौन अप्लाई करवाएगा? 130 में क्या, अगर पार्टी को लगे कि डॉक्यूमेंट पेश करने से उसके लिए खतरा हो सकता है तो वो कह देगा जस्सा को जस्सा, 130 स्टॉप कर रहा है आपको, ठीक है। मे वेरी प्लेंटिव और डिपेंडेंट, मतलब प्लेंटिव भी करवा सकता है, डिपेंडेंट भी करवा सकता है, जैसे उसका मन करे, ठीक है। प्रोटेक्शन के संबंध में टोटल क्या है, 139 में आते हैं हम। तो पर्सन को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जाता है, आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया तो उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते आप। अब क्या है कि कोई भी जो एडमिसिबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट करेगा। और एक्सेप्शन क्या, 130 और 131। 130 और 131 किस पे हैं? ओनली और ओनली अप्लाई किस पे होंगे? विटनेस पे अप्लाई होंगे, उसके अलावा किसी और पे अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहां तक हमने हमारा कंप्लीट कर लिया प्रिविलेजेस। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा उन्हें लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर।